स्वर्णिम पल है हमारे लिए, एक गोल्डन मोमेंट है और बहुप्रतीक्षित फिल्म है, जीवनी चलचित्र है श्री आर.एन. सिंह जी की, और कह सकते हैं कि प्रेरणा स्रोत है। और उन्होंने शिक्षा दी है कि हम जो उत्तर प्रदेश की धरती से, उत्तर भारत की धरती से मुंबई आते हैं, अपनी कर्म भूमि चुनते हैं, तो उन्होंने दूसरी माँ की संज्ञा दी है मुंबई को, महाराष्ट्र को। तो हमारी सोच क्या होती है जब हम अपने गांव से चलते हैं और मुंबई की धरती पर कदम रखते हैं, हमारी विचारधारा क्या होती है, हम किस सदपथ पे चलते हैं और कैसे मुंबई नगरी को, माया नगरी को, महाराष्ट्र की नगरी को हम लाभान्वित करते हैं अपने सदकर्मों से। तो यही हमने दर्शाया है और आगे ईश्वर की इच्छा। मैडम, आप कुछ बताना चाहती हैं कि जिस तरह से आप चाहती थी कि जिस तरह से फिल्म बने या जिस तरह से उसका आउटपुट हो, क्या उसी दिशा में फिल्म बढ़ रही है? जी जी, एकदम। मेरे पापा की जो रियल स्टोरी थी उसको धीरज भैया ने, देव भैया, सारे लोगों ने भी उसी तरह से फिल्माया है। काफ़ी भावुक पल होगा आपके लिए ये, क्योंकि आपके पिताश्री जो दुनिया में नहीं है, सबके बीच नहीं है शरीर से, लेकिन अपने विचारों से उसे जी, भावुक पल तो है ही है। ये श्रद्धांजलि देनी थी मुझे। आज टीजर लॉन्च हो रहा है और जिस दिन मतलब फिल्म दर्शकों तक आएगी, वो मैं बोल नहीं पा रही, सॉरी, भावुक हो गई हूँ मैं, इमोशनल हो गई आप। डायरेक्टर साहब, फिल्म के बारे में आपने आज तो टीजर छोड़ा है, इससे पहले जो इसके पोस्टर्स थे या जो मोशन पोस्टर आया, बेसिकली मैं कोट करके कहना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को पसंद आया था। क्या उसी तरह से, या सही कहूँ तो उससे ज़्यादा उम्मीदें टीजर से हैं? सौभाग्यशाली हूँ मैं कि भोजपुरी फिल्म जगत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने एक मोशन पोस्टर को शेयर किया, सबने प्यार दिया, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, हमारी फिल्म से जुड़ा हो, न जुड़ा हो, रवि भैया सुपरस्टार हमारे सांसद हो, सबने मुक्त हस्त हो करके खुले दिल से उसे शेयर किया और लोगों ने कहना शुरू किया कि यहाँ से बदलाव का दौर शुरू हो रहा है, एक अलग मेकिंग है। और ये पहली बायोपिक है, जैसा कि आपने सवाल पूछा, दीदी बोल नहीं पा रही हैं, पिताजी हैं, जन्मदाता हैं उनके, और उन्होंने उनकी वो जर्नी देखी है कि मुंबई में 108 रुपए की नौकरी से जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और आज 60,000 कर्मचारी को वो रोज़गार दे रहे हैं। तो वो जिस तरीके से रोज़गार दे करके जीवन को उन्नत बनाने का उन्होंने प्रयास किया, एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी है जिससे लोग शिक्षा ले सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे पास संसाधनों के अभाव में जो हम बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते, हमारे पास वो होता, ये सुविधाएं होती, तो सुविधाओं की विपन्नता के बावजूद उन्होंने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया और उन सारे लोगों को अपने साथ खड़ा किया जो वंचित थे, पिछड़े थे, जिनको रोज़गार नहीं मिलता था, मुंबई आकर के वो दिशाहीन भटकते थे, उनको उन्होंने एक दिशा दी, एक मार्ग दिया। तो चूँकि बहुत दीदी भावुक हो जाती हैं, तो कह सकते हैं कि आंसुओं से हमने लिखा है उनकी कहानी को। और उनके बारे में जैसे एक 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी कि आसमां को बना ले जो छत अपना, धरती जिसका बिछौना हो जाए, असाध्य क्या फिर उस शख्स के लिए, वो छू दे मिट्टी तो सोना हो जाए। सिंह साहब वो एक देवतुल्य इंसान थे जिनको ईश्वर ने अवतरित किया था कि जाइए इन सारे पीड़ित वंचितों को लाभान्वित कीजिए, इनको दिशा दीजिए, इनको रोज़गार दीजिए, इनके जीवन को उन्नत बनाइए। तो मेरी नज़र में तो महापुरुष हैं और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि दीदी ने, हमारे उदय भैया ने मुझे मेरा चयन किया इस कहानी को लिखने में, निर्देशन देने में उन्होंने मुझे उस योग्य समझा। मैं सौभाग्यशाली हूँ और सिंह साहब दी राइजिंग यहाँ से राइज होना शुरू होगा। जी मैडम, आप जब फिल्म को, आपने पूरी फिल्म देखी होगी या टीजर देखे होंगे, उसके जो पार्ट्स होंगे, रशेस देखे होंगे, क्या चीज़
है जो सबसे ज़्यादा आपको उसमें पसंद आया, या कौन सी ऐसी चीज़ है कहानी का, कौन सा हिस्सा है जिसने आपको सबसे ज़्यादा छुआ? कहानी का एक हिस्सा तो नहीं, पूरी फिल्म ही मेरे पिताजी पे बनी है, तो वो पूरी फिल्म का एक एक सीन जो है मैंने ज़िंदगी को फिर से जिया है। ऐसा लगता है कि मैं रिवर्स में चली गई थी। मेरा बचपन जो मैंने अपने मम्मी पापा का संघर्ष, वो सारी चीज़ें इस फिल्म के थ्रू मैंने फिर से जिया है। अच्छा, हम सब ने, मतलब मैं तो उन लकी लोगों में से हूँ जिन्हें से जो आनंद सिंह साहब को मिल पाए, जिन्होंने कभी बातें की या इंटरव्यूज में मिले। ये सारी जो जिंदगी है उनकी वो लोगों के बीच है, लेकिन घर में बतौर ह्यूमन बीइंग, बतौर इंसान, बतौर एक पिता वो कैसे थे? उन्होंने लड़के और लड़कियों में कभी फ़र्क नहीं समझा था, ग्रेट। और वो जितना हक उन्होंने अपने बेटों के दिया है, वही आज मेरे को आज इतना काबिल बनाने में कहीं ना कहीं उन्हीं का हाथ है कि आज मैं उनके ऊपर एक मूवी बना रही हूँ। कहीं ना कहीं उन्होंने ही मुझे इस रूप में खड़ा किया कि मैं ये काम कर पाई हूँ। जी। डायरेक्टर साहब, कई सारे पहलू रहे होंगे उनके जीवन के, एक से बढ़ के एक। उनमें से उन्हें फिल्म में पिरोना या उस पर्टिकुलर सीन को फिल्म में रखना काफी मुश्किल रहा होगा, कैसे आप लोगों ने ये किया? कई अनछुए पहलू रह गए, हम टच नहीं कर पाए। उनकी उनकी जो गाथा है इतनी विस्तृत है, इतना विशाल है, फिल्म में पूरी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लोक कल्याणकारी इतने काम किए। जैसे उन्होंने, उनके गांव में स्कूल नहीं था, 14 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, बालिकाएं जो हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाती थी। उन्होंने स्कूल खोला, और वो स्कूल इतना भव्य स्कूल है कि आप गोरखपुर की धरती पर कदम रखिए और कहिए राम सखी राम निवास शिक्षण संकुल, बच्चा बच्चा जानता है। तो एक शिक्षा का जो एक दान था, वो बहुत उन्होंने समाज को उन्नत बनाने का योगदान दिया। अब डायलिसिस से कोई किसी की मृत्यु ना हो, कोई वंचित ना रहे उपचार से, उन्होंने 1 रुपए में डायलिसिस करवा सकते हैं, वो हॉस्पिटल खोला। शमशान घाट बना दिए कि वहाँ पर कम से कम जीते जी तो इंसान कष्ट पा ही रहे, मरते समय तो सुकून से जाए। विधवा पेंशन से लेकर के एम्बुलेंस सर्विस, क्या कुछ नहीं किया। मतलब हम उसको पिरोना शुरू करें तो कम से कम 10-12 घंटे की फिल्म बनेगी। हम लोगों ने बस उसे छुआ है, और कई ऐसे पहलू तो छूट गए जिसको भोजपुरी सिनेमा में बायोपिक्स अमूमन बनती नहीं है, और अगर कभी बनी भी होगी, उदय जी शायद इसमें बेहतर बता सकते हैं, मुझे नहीं पता कि कोई बायोपिक बनी है इस तरह से किसी ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे लोग जानते हैं, जो इतना मशहूर रहा हो। बायोपिक का जो चलन है, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के बाद भोजपुरी सिनेमा में शुरू हो सकता है या होना चाहिए? कम से कम बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे हम लोग शिक्षा लेते हैं, किसी न किसी के जीवन से शिक्षा लेते हैं, तो ऐसी शिक्षाप्रद कहानी और जीवनी को अगर हम उठाते हैं, उठा करके हम जनमानस तक पहुंचाते हैं, दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो एक नया चलन ही शुरू होगा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि उस उद्गम का मैं एक छोटा सा हिस्सा बन पाया, कि हाँ कुछ शुरुआत हुई है और धीरज पंडित है वहाँ। धीरज पंडित जी, फिल्म आपने आज तो टीजर छोड़ा है, ट्रेलर कब आएगा, और फिल्म जो है पूरी की पूरी फिल्म सिंह साहब द राइजिंग कब आएगी थिएटर्स में? हम मार्च एंड के पहले इसे हम रिलीज़ कर रहे हैं, और ट्रेलर भी कुछ 8-10 दिन के अंदर हम ट्रेलर भी लॉन्च करेंगे। फिर हम पोस्टर भी लॉन्च कर रहे हैं, और बहुत शांति से, बहुत धैर्य के साथ, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि सिंह साहब जब आए तो वो ध्रुव तारे की तरह हज़ारों फिल्मों के बीच में अलग दिखें, और बस उसी की तैयारी है। और हम सब ने इसमें, जैसे मैंने लिखा है या मैंने निर्देशन किया है या किसी ने अभिनय किया है, घर के बच्चों ने भी साथ में अपनी संलिप्तता जताई है, उन्होंने भी अभिनय किया है। और इतना भावुक हो गए थे सब, इतना भावुक पल था कि हम लोग रुक गए कि नहीं, अब इससे ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाएंगे। सिंह साहब के अंतिम दिनों का कुछ दृश्य हम लोग शूट कर रहे थे, और हम सब रो पड़े, चाहे मैं बतौर निर्देशक रो पड़ा, अभिनय करने वाले बच्चे रो पड़े, और सब ने फिर सरेंडर किया कि नहीं, अब इसके बाद हम शूट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने बनाई नहीं है, सिंह साहब ने स्वयं, मुझे वो फील भी हुआ कि वो है इर्द गिर्द, वो चाह रहे हैं कि चीज़ें हों, और स्वतः होती चली गई। कोई विघ्न नहीं, कोई व्यवधान नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, और हंसते मुस्कुराते हम लोगों ने शूट किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंह साहब का जो कैरेक्टर है, आर एन सिंह साहब का, जब स्वर्गीय आर एन सिंह साहब का जब कैरेक्टर चुनना था, तो देव सिंह का चुनाव कैसे हुआ? क्योंकि
काफी नोटेड आर्टिस्ट हैं भोजपुरी सिनेमा में। अगर आपको फिल्म बायोपिक बनानी थी भोजपुरी में, पवन सिंह से लेकर दिनेश लाल यादव, निरहुआ केसारी लाल तक थे, देव सिंह ही क्यों? जी दीदी, दीदी पहले बोलेंगी। आप बताइए, आप क्यों लगा कि भाई ये फिल्म में जो आपके पिताजी का किरदार है स्वर्गीय आर.एन. सिंह साहब का, वो देव सिंह बढ़िया निभा सकते हैं या लाजवाब निभा सकते हैं? एक्टर तो काफ़ी अच्छे हैं भोजपुरी में और देव भैया भी काफ़ी अच्छे हैं। हम चाहते थे कि अपनी फिल्म को टाइम पे पूरी कर सके, जो कि बड़े स्टार जो हैं वो काफ़ी बिजी थे। इस वजह से हमने अपनी फिल्म को एक शेड्यूल रखा था जिसमें पूरा करना था, इसलिए हमने देव भैया को लिया और उन्होंने अपना पूरा वक्त हमको दिया। इस वजह से हमने उनको चुना। एक कारण ये था और दूसरा एक कारण ये भी था कि सिंह साहब लंबे कद के थे और हमें बिल्कुल, चूंकि हम बायोपिक बना रहे थे तो लुक अलाइक हु बहु समथिंग हम लोग कुछ खोजते हैं कि उनके जैसा। और पहली बार जब देव को गेटअप लेकर के हमने भरौली गांव में उतारा तो वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग सब बोल पड़े कि लगता है कि साक्षात सिंह साहब चल के आ रहे हैं। नहीं, बाबू राम निवासी है। हाँ। बाबू राम निवासी है, लोगों ने, बुजुर्गों ने वहाँ के बोला। तो यहाँ किसी ने कास्टिंग नहीं की है, सिंह साहब बैठे थे, वो हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे, वही हो रहा था जो सही था हमारे लिए। तो देव का चयन, चूंकि एक्टर बहुत अच्छा है और बिल्कुल उनके जैसे, सिंह साहब के जैसे वो दिखते भी हैं और उन्होंने अपना 100% दिया मूवी में। बहुत मेहनत की, बिल्कुल उसी ट्रांस में वो जीते रहे और करीब 24-25 दिन का हमारा शेड्यूल था। उस दौरान उन्होंने परिवार से भी बात नहीं की और खोए रहे उस किरदार में। तो हमारा चयन सही था, हमारा निर्णय सही था। कई पहलू हैं जो लोगों के बीच है और कई पहलू हैं जो लोगों के बीच नहीं है। फिल्म कैसे डिवाइड होगी? वो कौन कौन से पहलू होंगे जो अनछुए रह गए, उन्हें फिल्म में आप दिखाएंगे, या जो लोग पहले से जानते हैं वही फिल्म में होगा? चूँकि देखिए एक टाइम ड्यूरेशन होता है, हम बायोपिक तो बना रहे हैं लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है कि लोग देखें क्यों। तो हमने बहुत, मतलब समझ लीजिए 40% ही हम दिखा पा रहे हैं उस 2.5 घंटे के अंदर में। मैंने कहा ना कि जैसे उनकी गाथा बहुत बड़ी है, लोग कल्याणकारी इतने कार्य किए हैं कि अगर पूरे कार्य को हम लोग एक माला में, एक फिल्म में पिरोते तो 8 घंटे की फिल्म बनती तो भी पूरी नहीं हो पाती। पार्ट 2 बना लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बन जाएगी पार्ट 2। सिंह साहब इन लंदन, हमारी तैयारी है, हो सकता है कि पार्ट 2 हम लोग करें। ठीक है, ये सारे सवाल खैर आने वाले भविष्य पर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। कुछ कहना चाहती हैं मैडम आप? आपने इस फिल्म का टीजर देखा, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो उन्हें फॉलो करते थे, जो उन्हें मानते थे, उन्हें कुछ कहना चाहती हैं आप जाने से पहले? बस हमने अपनी कोशिश पूरी की है। एक लोगों ने, धीरज भैया है, देव भैया, सुशील भैया, अंजना जी, उदय भैया, बस हम आप लोगों से, जो दर्शक है, उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारी मेहनत को सफल बनाने का काम अब आप लोगों का है। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि सिंह साहब द राइजिंग आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगी, इसके साथ धन्यवाद। ठीक है, मेरा हो गया। आप लोगों को? जी मैं बहुत अच्छी हूँ और इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे इस वक्त देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम करते हैं। आपकी फिल्म का टीजर आज रिलीज किया गया है, आपने देखा, आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए टीज़र तो बहुत ही अच्छा है और जब स्टोरी सुनी थी तब भी ये फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। बाकायदा आज देख के भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे और इवन सब लोग इमोशनल भी हो गए क्योंकि फिल्म वाकई बहुत अच्छी बनी है और ये कोई लिखी मनगढ़ी कहानी नहीं है, एक सत्य चीज़ है जो किसी पे बीती हुई है, वो दिखाया गया है इसमें। आपके किरदार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? जी मैं सिंह साहब जी थे, उनके भाभी के कैरेक्टर की हूँ और मेरे पति के जो कैरेक्टर है वो सुशील जी ने किया है और देवर जो सिंह साहब हैं वो देव सिंह जी हैं। कैसा रहा शूटिंग का अनुभव, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोग शूट किए। हमारा जो प्रोड्यूसर साहिबा हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, बड़ा मज़ा आया। फिल्म के बाकी कलाकारों के साथ कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। देव जी के साथ तो पहले भी मैं 3-4 फिल्में कर चुकी हूँ, सुशील सर के साथ पहली फिल्म थी और बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं और इंसान भी हैं, सभी लोग हैं। डायरेक्टर के साथ फर्स्ट टाइम मैं काम की धीरज पंडित सर के साथ, तो बहुत अच्छा रहा अनुभव। वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं और उदय सर भी बहुत अच्छे हैं। कोई मतलब वो नहीं है कि सेट पे हम लोग शूट कर रहे हैं, मतलब तनाव तो हो ही जाता है बहुत सारी चीज़ें, बट कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुस्सा कर रहा है कि लेट आना है, या हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था वहाँ पे।
बट बड़ा मज़ा आया काम करके, सब लोग बहुत अच्छे, एकदम कूल, पूरी यूनिट बहुत कूल थी। फिल्म में मैडम कोई ऐसा किस्सा है, कोई ऐसा कहानी है जो हमेशा आपको याद रहेगी? फिल्मों के अपने किस्से कहानियां होती हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता रहता है, हंसी मजाक मस्ती, कुछ शेयर करना चाहती हैं ऐसा कोई वाकया? वाकया यहाँ पे तो कुछ वैसा नहीं हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा रहा शूट करके। एक मतलब रियल चीज़ें रियल जगह पे जाकर शूट करना, और सब लोग एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक तो चल ही रहा था। और जो सिंह साहब थे, उनकी फैमिली, उनका परिवार, सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। जो भी आते थे तो बोलते थे कि ये चाची हैं, ये हमारी चाची हैं, ये बड़ी माँ है, ये भाभी है। तो अपने उसी नाम से हम लोग को पुकारते थे। ठीक है, तो अभी तो सिंह साहब के जो बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, वो सब हो सकता है कि मुझसे उम्र में ज़्यादा हैं, बट बोलते चाची आ गई तो वो बहुत मतलब मज़े वाली बात थी। बीना पांडे जी थी माँ के कैरेक्टर में, तो वो लोग भी उनके जो बच्चे थे सिंह साहब को मम्मी करके ही बुलाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू।